तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। इम्पॉर्टेंट क्लासेस है, लेकिन जो चीज़ें जो हो चुकी है बेसिकली वो तो देखो आप लोगों के अभी जो चीज़ें कवर करा दिया गया है, जब आपके क्वेश्चन पेपर होंगे तभी वह उस वहाँ पे रिकॉल जो है करवाए जाएंगे सारी की सारी चीज़ें, है ना। और हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें, चाहे वो एमपी सेट की ले लीजिए, चाहे आप यूजीसी नेट का ले लीजिए, है ना, दोनों का सिलेबस अभी तक बेसिकली बताया नहीं, फिर भी आप एक आइडिया लगा के कह सकते हो कि दोनों के सिलेबस जो है कॉमन है। दोनों के सिलेबस जो है कॉमन है सोशल वर्क में। तो इस साइड पे आप देख रहे हैं एमपी सेट का भी है, और यहाँ पे आप यूजीसी नेट भी देख रहे हैं, निर्धारित की गई है। और बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 पर, और ये प्लेलिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, एक क्रम में मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। वीडियोस क्रम में मिलेंगे टेलीग्राम पे, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो मानवाधिकार के इतिहास, आप यूनिट नंबर 8 में ही देखेंगे तो आपको मिलेगा। वहाँ पे मानवाधिकार की संकल्पना क्या है, और ऐतिहासिक संदर्भ में हमें थोड़ा सा मानवाधिकार के बारे में बात करना होगा कि जो संवैधानिक प्रपत्रों में पाई गई है मानवाधिकार की अभिव्यक्ति, उसके बारे में बात किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा जो है उसको किस नाम से जाना गया है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा इस पर देखेंगे। फिर मानवाधिकार की घोषणाएं देखेंगे, संधि पत्र होता है और सम्मेलन भी होता है, मानवाधिकार संरक्षण की व्यवस्था और भारतीय संदर्भ में मानवाधिकार। तो इनके बारे में हम लोग आज देखेंगे, यूनिट नंबर 8 का ही पॉइंट है। परंतु और भी इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है, मानवाधिकार समाज कार्य के बारे में भी है। इस पीडीएफ में आपको ये भी टॉपिक मिलेगा। समाज कार्य की आचार संहिता भी मिलेगी, जैसा कि आप सबको पता भी है, यूएसए से आचार संहिता लिया गया है। एक संगठनों के माध्यम से ये जो है व्यावसायिक संगठन बनाए जाते हैं, वही लोग ये आचार संहिता जो है बनाते हैं। फिर उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण समाज कार्य के अभ्यास में मानवाधिकार संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे, और समाज कार्य अभ्यास में मानवाधिकार का पॉइंट ऑफ व्यू यानी परिप्रेक्ष्य उसका देखेंगे। जातीय संवेदनशील अभ्यास क्या है, नारी अधिकारवादी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा ये, ठीक है, इस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। और भिन्नतापूर्ण समूहों के साथ समाज कार्य, मतलब विभिन्न प्रकार के जो समूह होगा वो, और जैसे मान लीजिए एलजीबीटी है आपका, ठीक है, और पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, तो उनके साथ किस तरीके से समाज कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो यह टॉपिक जितना मैंने आपको शुरुआत में मेंशन किया है, इन सब के बारे में आपको जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। और मैंने इस साथ में आप लोगों से मानवाधिकार के बारे में कुछ चीज़ों को मेंशन यहाँ पे किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो मानवाधिकार है वो समाज कार्य और मानवाधिकार का संरक्षण तथा रक्षा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बात आप सबको पता ही। देखो यहाँ पे दोनों टाइप के प्रश्न बनेंगे, 50% आपके फैक्ट पूछे जाएंगे, तो 50% आपके जो है यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों बेसिकली मान के लिए 50-50% का रेशियो रहेगा इसमें, क्योंकि फैक्ट के ही आधार पे इस टॉपिक से अप्लाइड बनाए जाते हैं। फैक्ट के ही आधार पे अप्लाइड भी बनाए जाते हैं, तो इसलिए आप दोनों चीज़ें ध्यान रख चलिएगा। फैक्ट जहाँ पे बोलूँगा मैं उसको नोट भी कर लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा अपने। फिर कहता है कि समाज कार्य मानव अधिकारों के क्षेत्र में न केवल प्रगतिशील सामाजिक नीतियाँ और विधानों के निर्माण के लिए आवश्यक जनमत भी तैयार कर रहा है, बल्कि अपेक्षित तथ्य एवं सूचना भी उपलब्ध करा रहा है। ये सारी भूमिका देखो, जैसे नीति की बात कर ले, विधान मतलब जो आपका आता है इसके अंतर्गत अधिनियम वगैरह, वो भी चीज़ें इस यहाँ पे शामिल की गई है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मानवाधिकार के क्षेत्र में आपको आवश्यक जनमत भी तैयार करना, यानी कार्यक्रम हो गया, योजनाएं हो गया, ये भी तैयार होता है ना। अपेक्षित तथ्य और सूचना भी उपलब्ध कराता है, ये आपका मानवाधिकार के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें रखे गए हैं। आगे बात करते हैं मानवाधिकार की संकल्पना में कि मानवाधिकार है क्या। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग को इस तरीके के जब भी प्रश्न मिलते हैं परीक्षा में, तो वो बेसिकली तथ्य पर होता है। एक बार आ भी चुका है एमपी सेट में मानवाधिकार के बारे में, तो वो वहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ था, हमें आइडेंटिफाई करना था, तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है। तो मानवाधिकार वैसे तो अधिकार हैं जो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए ये मानवाधिकार है, इसे मानवाधिकार के नाम से जाना जाता है इस संबंध में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार के ही संबंध में, तो इसके अंतर्गत और भी पॉइंट्स जिसे मेंशन की जा सकती है कि राष्ट्रीयता, लिंग और राष्ट्रीय जाति मूल और
रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना वे हम सभी के लिए सार्वभौमिक अधिकार होते हैं मानवाधिकार में। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है, भलीभांति तरीके से जानते हैं, मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्यों को पहचानते हैं, चाहे वह उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या सोचते हैं, या हम क्या विश्वास करते हैं, है ना। तो वे गरिमा, समानता और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो संस्कृतियों, धर्मों और दर्शन में साझा किए जाते हैं। वे उचित व्यवहार किए जाने या दूसरों के साथ उचित व्यवहार करने और हमारे दैनिक जीवन में वास्तविक विकल्प चुनने की जो क्षमता रखने के बारे में वो बताता है, वो बेसिकली मानवाधिकार बताता है। और मानवाधिकार में बेसिकली यही चीज़ें कही गई है। सभी लोगों पर लागू होने वाले बुनियादी जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, उन्हीं को निर्धारित करता है ये मानवाधिकार, है ना। तो आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाई गई थी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहा है। DSSB में 2018 में एक बार पेपर हुआ था, तो उसमें ये सवाल जो है पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, फिर इसमें कहा गया है कि इसमें सबसे मौलिक जीवन के अधिकार किससे लेकर अधिकार शामिल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे कि भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो है शामिल किए गए हैं मानवाधिकार के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुदाय में अगर आधार पर बात करें तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो मानवाधिकार बेसिकली क्या है? मानवाधिकार एक प्रकार से कवच की तरह है। वे ना आपकी रक्षा करता है। वे नियमों की तरह है, क्योंकि वे आपको बताता है कि आप कैसा व्यवहार कर सकते हैं, है कि नहीं? यही मानवाधिकार है। और वे न्यायाधीशों के समान है, क्योंकि आप उनसे अपील भी कर सकते हो, ठीक है। और मानवाधिकार बेसिकली मूर्त नहीं, अमूर्त होता है ना। जो चीज़ें दिखती नहीं, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, उस कंडीशन में इसका जो यूज़ होता है वो जी अमूर्त सर। जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सभी लोग भावनाओं की तरह, और भावनाओं की तरह वे हर किसी के लिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, उन जो है उनका अस्तित्व बना रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करता है। और वे प्रकृति की तरह भी है मानवाधिकार, क्योंकि उसका उल्लंघन किया जा सकता है। और आत्मा की पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके की चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये बातें हैं, बड़ा सिंपल चीज़ें हैं। आगे देखिए, यह वर्ष 1948 की, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है, 10 दिसंबर 1948 की प्रक्रिया में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई थी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। UDHR बेसिकली, जब हम इस शब्द का नाम लेते हैं, इसका तात्पर्य यूनिवर्सल रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सार्वभौमिक घोषणाएं, यानी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणाओं को ही हम लोग बोलते हैं UDHR। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। UDHR क्या होता है, बता सकते हैं क्या आप मुझे? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ह्यूमन राइट्स है। बिल्कुल सही जवाब। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसे जो कहा जाता है, नाम नोट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि इसकी हिंदी जब आती है तो वो किस मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में आता है, और जब इंग्लिश उसकी आती है तो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है। डेट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ओरिजिनल जो पब्लिश किया गया था, और ये 10 दिसंबर 1948 को। और इस प्रक्रिया में एक पुस्तक भी आई थी उसी समय 10 दिसंबर 1948 को। और उस समय जो आप ऑथर के नाम अगर आता है, तो ऑथर में केवल आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ड्राफ्ट कमेटी का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। तो जब भी आएगा तो ड्राफ्ट कमेटी का नाम वहाँ पर जरूर ऑप्शन में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। और इसके बेसिकली 4 पिलर हैं, किसके? UDHR के। परीक्षा में सवाल भी बन जाता है ना कभी कभी कि भाई बताइए पिलर है। तो कुल टोटल इसके पिलर यानी स्तंभ जो माने जाते हैं वो 4 माने जाते हैं। क्या नाम बता सकते हो मुझे, 4 कौन कौन से पिलर हैं? प्लीज़ अगर पता है तो आप बताइए,
अदरवाइज मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा ही, है ना। प्लीज अपने विचारों को एक बार प्लीज एक बार नहीं पता, नहीं पता सर। ओके चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को भी इस चीज़ पर मानवाधिकार के बारे में बताऊंगा ही। 4 पिलर बेसिकली इसके अंतर्गत जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत जैसे एक स्तंभ के रूप में गरिमा जुड़ा हुआ है, गरिमा शब्द। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा इसमें, जब भी गरिमा शब्द आता है तो मानवाधिकार को ही रिप्रेजेंट करता है और ये ऑप्शन हमेशा सत्य भी जाता है। मतलब कहने का भाव यह है कि सभी लोग समान अधिकारों का प्रयोग समान सीमा तक कर सकते हैं और उन्हें लिंग, जाति, धर्म या कामुकता जैसी किसी भी व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता है। वहाँ जो आशय बनता है वो गरिमा का रिलेट करता है। दूसरा एक शब्द आता है इसी के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता शब्द आती है। क्या शब्द आता है? स्वतंत्रता शब्द यहाँ पर जो है एक शब्द मेंशन करता है। और स्वतंत्रता समाज में बातचीत करने की स्वतंत्रता, वोट देने या मतदान देने या समूहों में इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ऐसे ऐसे शब्द जो रिलेट होते हैं उसको बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए एक शब्द और आता है वो है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता शब्द भी बेसिकली एक स्तंभ के रूप में जाना जाता है मानवाधिकार का। तीसरा एक शब्द आता है समानता। 4 पिलर ही है, ध्यान रखिएगा इनमें से पूछता है कौन सा है कौन सा नहीं है। समानता बेसिकली दूसरी पीढ़ी के अधिकारों की बात करती है। आप लोग को मैं बताऊंगा कि मानवाधिकार की कुल 3 पीढ़ियां होती हैं। जो समानता शब्द रिलेट होता है वो मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी को रिलेट करता है, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, काम करने का अधिकार हो गया। इन चीज़ों में बेसिकली समानता शब्द भी यहाँ पर यूज होता है। तो एक पिलर समानता के रूप में भी जाना जाता है। एक आता है भाईचारा, जिसको हम लोग बंधुत्व का भी नाम रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं। तो भाईचारा बेसिकली क्या है कि समुदाय और एकजुटता से संबंधित होता है। ये कम्युनिटी को रिलेट करता है और सहभागी यानी उस पर ये जो है नाम बेसिकली लिया जाता है। तो मानवाधिकार यानी UDH सर कोड कौन सा बताएं? भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। तो मैंने कहा UDHR जो 10 दिसंबर 1948 को आया था उसके अंतर्गत बेसिकली मानवाधिकार के 4 स्तंभ हैं। इन चारों स्तंभ का नाम आप प्लीज ध्यान में रखिएगा और क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। चलो एक बार स्पष्ट करिए, क्या आप इस बात से सहमत है कि आप जान चुके हैं कि मानवाधिकार क्या है और अगर हम बात करते हैं UDHR क्या है, ये आप कर यस सर। जी सर। ओके चलो जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके रवि, रवि क्लास में है? रवि एक स्टूडेंट है भाई, रेवदास करके है शायद, क्लास में हो? एक बार स्पष्ट कर दीजिए अगर हैं तो क्लास में आप प्लीज़। चलो अच्छा कोई बात नहीं। जब भी आप मतलब मान लीजिए कि क्लास तो चल ही रहा है, अगर मान लो कोई बच्चा है तो ऑटोमेटिक लिंक मैंने कर रखा है, बच्चा तो ज्वाइन ही हो जाएगा, है ना। फिलहाल आप जैसे ही क्लास में लिंक पर आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट क्लास में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और अपने नेक्स्ट पॉइंट पर विचार विमर्श करता हूँ। अगला पॉइंट कहता है कि कई क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अच्छा यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये चीज़ें आपको समझ में भली भांति तरीके से आ गई होगी, है ना। मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर मैं जिक्र करता हूँ आप लोगों से तो क्या नाम करेक्ट होना चाहिए इसके अंतर्गत, अगर जब पूछता है इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर वगैरह तो आप क्या नाम लगाएंगे? किसका हेडक्वार्टर मैं कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके। तो उस प्रक्रिया में जब जिक्र होता है इसकी जो कई क्षेत्रीय यानी रीजनल एक प्रकार से जो है सेंटर हैं उस पर ये जिक्र कर रहा है। तो कई ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उन क्षेत्रीय कार्यालयों का एक मुख्यालय बनाया गया है जो मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है।
अच्छा, परीक्षा में ये सवाल अभी तक आया भी नहीं है कि भाई कार्यालय वगैरह का, ये तो अगर आप एसएससी वगैरह तैयारी करते हैं, बैंक पीओ वगैरह का, तो उसमें ये सब बेसिकली पूछा जाता है। यूजीसी और एमपी सेट में ऐसा सवाल नहीं बनाया जाता है। मानवाधिकारों के उच्चायुक्त के कार्यालय ने मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अग्रणी जिम्मेदारी निभाई है। चलो, ये तो कोई खास इतनी बात नहीं रही है, फिर भी इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट देखिए। अच्छा, ये तो था मानवाधिकार के बारे में थोड़ी सी बातें जो मैंने आप लोगों से बताया है। अच्छा, अगर अब आप लोगों से कोई पूछे कि बताइए मानवाधिकार क्या है, तो आप किस तरीके से मानवाधिकार को डिफाइन करेंगे? प्लीज एक बार मुझे स्पष्ट करें जरा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मानवाधिकार किसे कहते हैं या मानवाधिकार की डिफाइन करें, तो आप किस तरीके से बताएंगे मानवाधिकार की परिभाषा? प्लीज एक बार स्पष्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। देखो आपको, राज्य के द्वारा दी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। सर राज्य के द्वारा जो व्यक्तियों को दी गई सुविधाएं होती है ना, हाँ, उसी सुविधाओं को ही मानवाधिकार बोलते हैं सर। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं अपने सही तो किसी यहाँ पर, जाति, हाँ रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, सबको एक समान देखे हाँ हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरियों में आरक्षण वगैरह, हाँ बिल्कुल देखो, जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को, और एक बार म्यूट होइए प्लीज, अब म्यूट होइए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब भी आपसे कोई पूछा जाए, आप अपने तरीके से बताएं, बहुत बढ़िया बताएं, बहुत अच्छा। आप इस तरीके से बोल सकते थे, मानवाधिकार ऐसे मानक हैं जो सभी मनुष्यों की गरिमा को पहचानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, वही मानवाधिकार है। ठीक है, तो आप ऐसे भी एक लाइन में बोल सकते हैं। बाकी आपने जो बताया अपने विचारों से सत्य बताया है और ठीक भी बताया है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आपको बता दो, भारत के मानवाधिकार के जनक के नाम जानते हो? भारत के मानवाधिकार के जनक कौन है? नाम सुना होगा आप, भली भांति तरीके से जानते भी होंगे। चलिए, आज ये पिन सही तरीके से चल नहीं रही है। जब बताइए तो फिर मैं बताता हूँ सर, आपको। दो ऑप्शन दे दो ना सर, बता देंगे। ऑप्शन दे दें? इसमें ऑप्शन में क्या दूं? फिर भी मैं बता देता हूँ, सुनिए। जो जनक हैं वो न्यायमूर्ति हैं रंगनाथ मिश्रा। क्या नाम है? न्यायमूर्ति का नाम है रंगनाथ मिश्रा। मिश्रा। ठीक है, ये बात यस आप ध्यान सर। रखिएगा। ये भारत के, है ना, या भारत में मानवाधिकार जनक के रूप में जाने जाते हैं, भारत के मानवाधिकार जनक। यस सर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, एक बार म्यूट हो जाइए। देखिए, कोई बच्चा है ना, रह रह के क्या करते हैं भाई, आवाज़ कर जाते हैं, है ना, दिक्कत हो जाती है। फिर भी आप ध्यान रखें ऐसी चीज़ों का। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अब मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 और 45 के बाद शुरू हुई घोषणाएं और अनुबंधन की एक श्रृंखला से सार्वभौमिक मानवाधिकार स्पष्ट हुए। वर्ष 1948 में पहली बार देश की सार्वभौमिक मानवाधिकारों की व्यापक सूची पर सहमति हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा कब स्पष्ट हुई, तो आप सीधा कहिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1948 में। हाँ, और अगर आपसे पूछता है कि मानवाधिकार की व्यापक सूची के बारे में सबसे पहली बार कब जिक्र किया गया था, या ये सही तरीके से कब आया, व्यापक रूप से कब इसके विचार विमर्श होना शुरू हो गया, तो आप बता सकते हो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, है ना। ये चीज़ें आप यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हो। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करेंगे। यस सर। ओके ओके, चलो। तो ये चीज़ें ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। और इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस सबको ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपसे कि उसी वर्ष दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UHDR मील के पत्थर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास को गहराई से प्रभावित करेगा और अपनाया भी गया था। यहाँ आपको बता दूं, दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत एक पॉइंट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है ना। वो पॉइंट बनेगा ये आपके लिए कि मानवाधिकार घोषणा स्पष्ट कब हुआ था। ये आपको द्वितीय विश्व याद रखना होगा। 1939-45 के बीच में कोई भी एक वर्ष लिख देगा परीक्षा में, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपको सर ने बताया 1939 आ गया 1940,
तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप 40 भी आ सकता है, आप इनके बीच में आप रख सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। फिर उसके बाद आपको मानवाधिकार घोषणाएं के बारे में कब हुई थी, तो 10 दिसंबर 1948, ये आपको ध्यान रखना होगा। वो मंथ भी पूछ सकता है, तो आप बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर को, ठीक है, ये डेट आप ध्यान रखिएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों अगर मैं आपसे कहूँ तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में इन तीनों से जो है सवाल आ सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। प्लीज़ इनका ज़रूर आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए UHDR, ठीक है, के 30 लेख है। 30 लेख का मतलब अभी आप देखेंगे 30 अनुच्छेद, इससे सवाल बेसिकली आए हुए हैं, है ना। मैं लेकिन जरूर आप लोगों को यहाँ पर याद भी करवाना चाहूँगा, क्योंकि 30 के 30 इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है परीक्षा में, है ना, पूछे भी गए हैं। और इसमें बेसिकली वर्तमान और भविष्य की मानवाधिकार सम्मेलन संधि और अन्य कानून उपकरणों के सिद्धांत और निर्माण खंड जो है प्रदान किए गए हैं। तो कहीं कहीं इसे ना बेसिकली सिद्धांत के रूप में भी जाना गया है, ठीक है। वर्ष 1948 में जारी जो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में, वही घोषणाएं जो है बेसिकली जिनका मूल उद्देश्य बताया भी गया है कि कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है, कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है ना। ये बात आप कह सकते हो कि मानवाधिकार घोषणाओं में की गई थी, 10 दिसंबर 1948 वाला, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था, ठीक है, विश्व का घोषणा पत्र। तो उसमें आपको ना ये जो 30 लेख मिलेंगे, तो उसमें आपको संधि के बारे में भी मिल जाएगा, अन्य कानूनी उपकरण भी मिलेंगे, उसके सिद्धांत भी मिलेंगे, निर्माण खंड भी मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मिलेंगी इसी PDF में है, अभी आपको आगे मिलेगा। दिसंबर 1966 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अपनाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अपनाया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की ओर से, और आकार भी दिया था। तो ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसविदा, इसको प्रसविदा कहते हैं, प्रसविदा। प्रसविदा का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? प्लीज एक बार स्पष्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा भी क्या होता है। कन्वेंशन सर, कन्वेंशन। ओके, ये प्रस्तावना का वर्ड है सर। चलो मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, मैं नहीं, यहाँ पर एक चीज बता दूं, देखिए एक शब्द यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ICESCR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है। ये शब्द जो है प्रसविदा कहलाते हैं, ये शब्द प्रसविदा कहलाते हैं। बेसिकली ये है क्या, ये इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर राइट्स है। तो आई से इंटरनेशनल को मेंशन करिएगा, सी से क्या मेंशन करेंगे आप लोग, कॉन्वेंट्स को, कन्वेंशन है सर। कन्वेंशन नहीं, कॉन्वेंट, अच्छा रिलेट वही करेगा कन्वेंशन को, लेकिन कॉन्वेंट यहाँ पे कहा, कन्वेंशन ही है सर जी। हाँ वो। और ई से अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेट करेंगे, सी से अगर ऐसा है ना आपका, यस से रिलेट करेंगे तो आप सोशल को रिलेट करेंगे, सी से रिलेट करेंगे तो कल्चरल को रिलेट करेंगे, और आर से तो राइट हो जाएगा। तो इन सभी के बारे में जो जिक्र करता है उन्हीं को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसविदा है, जिसकी निगरानी यहाँ पे साफ शब्दों में कहा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की समिति द्वारा की जाती है। साथ ही साथ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन है, ICCPR जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या आप इसका नाम जानते हैं, ये क्या है ICCPR? ICCPR क्या है, पता होना चाहिए, बड़ा ही इजी सवाल है। सर ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल और ये होगा आपका पॉलिटिक्स राइट पे लेके, पॉलिटिकल राइट। अब ध्यान सुनिए, बहुत बढ़िया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेशनल कॉन्वेंट या कन्वेंशन, बात एक ही होता है, कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की जब बात होती है तो यहाँ पर जिक्र करते हैं हम लोग ICCPR का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो लिखा भी है हिंदी में कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का अनुबंधन है। ये क्या है, अनुबंधन है, और जिसकी निगरानी मानवाधिकार समिति द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपके लिए आता है। तो ये बेसिकली क्या था, ये 1966 की संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अपनाया था। तो इन दोनों का नाम आप इन शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, ICESCR, और एक आप याद रख सकते हो कि ICCPR, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हो सकता है परीक्षा में सवाल बना दे।
और इन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन के रूप में जाना जाता है। तो यूडीएचआर और इन दोनों प्रसविधाओं को एक साथ मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल बात करेक्ट है। उसके बाद मानवाधिकार से संबंध में कुछ अन्य संधियां भी थी। संधियां का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। संधि क्या होती है पता है आपको? संधि आप भाई एग्रीमेंट। अगर 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 आप हिंदी पढ़े समझौता होंगे, समझौता अगर आपने हिंदी पढ़ा है सर दो तो देशों के बीच आपसी संबंध। हाँ समझौता सर। बिल्कुल, किसी ने समझौता बोला, ताल किसी ने ताल में। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तालमेल, संयोजी, बिल्कुल सही आपने कहा। परस्पर मिलन, कई इसका सिनोनिम होता है, कई इसके अर्थ बनते हैं। संधि कहने का मतलब यही हुआ कि भाई दो देशों के बीच में कोई हो सकता है विवाद हो रहा है, उसने विवादों को लेकर संधि की जा रही है, मित्रता की जा रही है, बातचीत हो रही है, उसका समाधान निकाला जा रहा है। कई अर्थों के रूप में इसको समझा जाता है। तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय जो है मानवतावादी कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूरक निकाय हैं जो कुछ समान उद्देश्यों को साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून नियमों का एक समूह है जो मानवीय कारणों से सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने की मांग करता है। यह उन लोगों की रक्षा करता है जो शत्रुता में शामिल नहीं होते हैं और युद्ध के साधनों और तरीकों को प्रतिबंधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को युद्ध के कानून और सशस्त्र संघर्ष कानून के रूप में भी जाना जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछता है, परीक्षा में भी सवाल बनता है कि मानवाधिकार से संबंधित संधि का तात्पर्य क्या है, तो आप सिंपल सी बात बताने का प्रयास करिएगा कि एक प्रकार से संधि राज्यों के बीच ना एक औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित और मान्य समझौता हो रहा है जो विशेष नियम बताता है कि राज्य किसी विशेष मुद्दे पर अपने मामलों का संचालन करेगा। और वो कैसे करेगा? इस संधियों पर अलग अलग राज्यों के द्वारा तदर्थ आधार पर हस्ताक्षर और सहमति की जाती है। तो वो दर्शाता है मानवाधिकार की संधियों को। तो प्लीज इन शब्दों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट शब्द होंगे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो कुल टोटल 8 संधि के बारे में जिक्र हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 8 संधि तो नहीं लिखी गई है, मैंने पीडीएफ में मेंशन भी नहीं किया है क्योंकि बड़ा इजी भी है, आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नोट करवाऊंगा और शॉर्ट नोट जो यहाँ पे अलग से बनवाता हूँ वो मैं आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए। 8 संधि है और उसके निकाय हैं, उनके बारे में मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर नोट कर देता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन साथ में है तो अच्छी बात है क्योंकि आप उसे नोट भी कर लेंगे। पहला एक संधि थी बेसिकली मानवाधिकार समिति वाली, ये संधि के रूप में जानी गई है। अच्छा ये है क्या, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। ये जो मानवाधिकार समिति मैंने यहाँ पे नोट किया है ना, ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन की बात करता है। उसी प्रक्रिया में ये मानवाधिकार समिति रिलेट होती है। अच्छा ये नहीं पूछेगा भाई बताइए ये संधि कब हुई थी, ये परीक्षा में नहीं आएगा। लेकिन 8 संधि का निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख मानवाधिकार संधियों में से जो है माने जाते हैं। ये 8 के 8 जिनमें से प्रत्येक की जिम्मेदारी है। तो मानवाधिकार समिति की क्या जिम्मेदारी थी? ये थी कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार और उसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन करने की। दूसरा एक था आर्थिक सामाजिक, प्लीज इसको नोट करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं। और सांस्कृतिक अब समझने का प्रयास करिएगा। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति थी। ये किस पे थी? अधिकारों पर समिति थी। प्लीज म्यूट हो जाइए, अधिकारों पर समिति थी, म्यूट हो जाइए। तो इसमें अगर आपको क्या आता है कि आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर ना अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन और वैकल्पिक प्रोटोकॉलों के बारे में जिक्र किया गया था। तो ये दूसरी संधि थी। साथ ही साथ आपने एक नाम सुना होगा और नस्लीय भेदभाव, ठीक है, के उन्मूलन पर समिति थी। अच्छा उन्मूलन का मतलब क्या होता है? कम करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की समाप्ति की ओर जाना, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? प्लीज एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा समय चाहिए मेरे को, बस थोड़ा सा समय, है ना? थोड़ा ये जो मैंने तीसरा नोट किया है ना, बेसिकली नस्लीय भेदभाव के
सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था, ये एक बेसिकली निकाय था, यह एक प्रकार का संधि थी। तो इसके अंतर्गत ये जो नस्ली वाला है, ये चीजें बेसिकली रिलेट हो जाती है। एक नंबर 4 पे जो आता है वो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के था। वो था महिलाओं के खिलाफ, है ना, भेदभाव के उन्मूलन पर समिति थी। इसका मतलब क्या था? ये बेसिकली महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन और उनके वैकल्पिक प्रोटोकॉल से संबंधित था। ये जो चौथा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 5, नंबर 4 हो गया ना, नंबर 5 जो अत्याचार के खिलाफ था। बेसिकली यहां पर नोट कर सकते हो आप लोग कि अत्याचार के खिलाफ समिति, है ना। अच्छा, इसमें क्या था आपको बता दे कि अत्याचार और अन्य जो क्रूर या अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ कन्वेंशन और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल से संबंधित था, जो बेसिकली यहाँ पे मानवाधिकार के संधि के अंतर्गत शामिल किया गया था, 5वां। और एक था आपका 6ठे नंबर पे बाल अधिकारों की समिति थी। अब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो, अगर यहाँ पे मैंने बाल अधिकारों का नाम मेंशन किया है तो इसका भाव ये है कि बाल अधिकारों पर कन्वेंशन और उसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल से होगा। और एक था प्रवासी था, 7वां जो था वो था प्रवासी श्रमिकों पर था, समिति थी। और अच्छा, ये आप जानते भी होंगे कि सभी प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन था वो बेसिकली एक संधि थी जो प्रवासी श्रमिकों पर समिति के नाम से जानी जाती थी। और एक लास्ट जो था वो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर था। किस पर था? दिव्यांग भी कह सकते हो, विकलांग भी। बेसिकली विकलांग शब्द अब यूज नहीं होता, दिव्यांग शब्द यूज होता है, तो इसलिए हाँ, अधिकार पर समिति परीक्षा में बनेगा सवाल, ठीक है। अब अच्छा, ये क्या था? ये दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर ना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और वैकल्पिक प्रोटोकॉल था। तो मैंने अभी जो आपसे बात किया है, ये 8 संधि निकाय जो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख मानवाधिकार संधि में से एक था। नंबर 1 था मानवाधिकार की समिति, नंबर 2 थी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों के, नंबर 3 पे था नस्लीय भेदभाव, नंबर 4 था महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का उन्मूलन करना, नंबर 5 था अत्याचार के खिलाफ समिति, नंबर 6 था बाल अधिकारों पर समिति, नंबर 7 पे था प्रवासी अधिकारों की समिति, और नंबर 8 पे था दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें जो है इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की संधि की अगर समय रेखा पूछता है तब हमें याद रखना पड़ता है थोड़ा सा वर्ष। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आपको इन चीज़ों के बारे में, वर्ष के बारे में भी यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को यहाँ से नोट भी करवाया। लेकिन मैंने कहा भी है आपको कि ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ष, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इन वर्षों के बारे में आप जानें, है ना। शुरुआत करता हूँ। जैसे मैंने आपको 8 संधि में से बताया था, पहला मानवाधिकार की समिति के बारे में। उम्मीद है आप सबको मालूम है कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। तो उस सार्वभौमिक घोषणा में उन बुनियादी अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की पहली व्यापक अभिव्यक्ति थी जिसके सभी मनुष्य क्या थे? उसके हकदार थे। मेरा आशा है शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मौलिक स्वतंत्रता के बारे में, वहां पे मौलिक स्वतंत्रता की पूरी एक्सप्लेन यानी पूरी विस्तृत यानी व्यापक अभिव्यक्ति की गई है, और ये बताया गया है कि सभी मनुष्य उन अधिकारों के क्या है? हकदार है ना। आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, हनन नहीं होगा। ये बातें मानवाधिकार समिति 10 दिसंबर 1948 वाले में आ जाता है। तो मानवाधिकार समिति आप यहाँ पे ये डेट भी मेंशन कर सकते हो। परंतु आपको मैंने यहाँ पे जो एक शब्द और यूज करा था, और वो शब्द था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार अनुबंधन के बारे में। आपने अभी भी मैंने इसका फुल फॉर्म भी बताया था, ICESCR के बारे में।
मैंने अभी आपको बताया है ना, इंटरनेशनल कन्वेंशन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर राइट्स। इसका मतलब ये था कि ये जो आया था 1966 में आया था। 1966 मतलब 1966 में आया था। आपको बता दें कि पर्याप्त जीवन स्तर, शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य, देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार जैसे अधिकारों की रक्षा करता है ICESCR। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। तो ये भूमिका 1966 की बन जाएगी। एक है नस्ली भेदभाव, एक आता है नस्लीय भेदभाव। इस प्रक्रिया में जब आप लोगों से वर्ष पूछता है तो ये भी वर्ष 1966 का ही होगा। आपको बता दें, नस्ली भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यों को नस्ली भेदभाव पर रोक लगाना, मतलब ये नहीं कि भाई जातियों के बीच में बढ़ावा दी जाए, है ना। तो यहाँ जातियों के बीच में ना समझ की बढ़ावा दे सकते हो आप, और उनकी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक उचित कदम उठा सकते हो आप। भेदभाव समाप्त करना है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो पुरुष और महिला के आधार पे हो। समानता की बात करना है, सशक्तिकरण की बात करना है। तो इस प्रक्रिया में बात की गई थी 1966 में, ये भी नस्ली भेदभाव के बारे में भी। उसके बाद महिलाओं के खिलाफ था। उसके बाद एक पॉइंट आया महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन, मतलब आप ये कह लीजिए कि महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का सम्मेलन, और यह प्रक्रिया 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। महिलाओं के खिलाफ ना सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर बात हुई, साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और कहा गया कि राज्यों को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना है और उचित कदम उठाना है। ये बात इसके अंतर्गत रखी गई। उसके बाद एक आया अत्याचार के खिलाफ समिति को लेकर। सर समिति का नाम क्या था सर इसका? समिति ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं रखा गया था इसमें, है कि कोई समिति का नाम बनाया गया, लेकिन हाँ सम्मेलन की प्रक्रियाएं थी, आप ये कह सकते थे, लेकिन ये उसके अंतर्गत नहीं आते थे। मैंने जो पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का सम्मेलन आप कह लीजिए, यही समिति का पार्ट बन जाएगा, है ना, यही समिति का भी पार्ट। तो सम्मेलन नहीं सर, 1979 में जैसे सर मानव अधिकार समिति UDHR के अकॉर्डिंग सर निकल के आई हो सर, और वहां पे पहली बात की गई जिसमें आपने 10 दिसंबर 1948 की बात की। फिर ICSCR के बाद जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति बनी और इस पे जो बात हुई और 1966 के अकॉर्डिंग बात हुई। उसी तरह से मैं पूछ रहा हूँ सर, नहीं, नस्लीय मैं आपको बताऊं सर, ये समिति ने, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा एक बार प्लीज। मैंने आपको एक शब्द आपने सुना होगा, सेडा, उम्मीद है आप जानते भी होंगे, जिसको महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को उन्मूलन समाप्त करने के लिए कन्वेंशन हुआ था 1979 में, और वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाई गई थी, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। तो मेरे कहने का भाव ये है, समझिएगा, यहाँ समिति को कोई रेट, यहाँ तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो संधि हुई थी, तो हर संधि हर समिति के साथ नहीं आई थी, ये नहीं था। संधि जो की गई थी उनके बारे में एक गोल बना गया, मान लीजिए, ये आप कह लीजिए कि आप सिद्धांत बना लीजिए या मूल उद्देश्य बना लीजिए इसका, या मूल उद्देश्य बना लीजिए। तो इनके आधार पे बात की, तो अलग अलग से एक आपने सुना कन्वेंशन था भेदभाव उन्मूलन को लेकर 1979 में, जिसको सेडा के नाम से जानते हैं हम लोग। तो वो स्थापित हुई थी 3 दिसंबर 1981 को, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई थी 1979, पहले में अपना लिया गया था उसे। तो सर इनको समिति कहना गलत होगा ना, ये तो कन्वेंशन हो जाएंगे ना। हाँ, उन्मूलन है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि उन्मूलन का मतलब एक प्रकार से सम्मेलन ही है, कन्वेंशन है। जी जी। लेकिन मैं आपको जो यहाँ ये बता रहा हूँ, ये मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय संधि की एक समय रेखा बता रहा हूँ आपको, एक ड्यूरेशन की रेखा बता रहा हूँ, है ना, एक समय। हाँ सर, तो उसी ड्यूरेशन में ही तो मतलब वो कन्वेंशन साइन हुए ना। हाँ, बस आप बस। यहाँ पे जो देखो समिति आपने मेंशन है, सब बहुत सारे फॉर्मेट आ जाता है ना। हाँ, तो नहीं, यहाँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे समिति जो मैंने लिखा है, इसके लिए समिति, एक समिति है ये समिति जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये बेसिकली मानवाधिकारों में से एक के संबंध में प्रत्येक की जिम्मेदारी होती है। अब प्रत्येक की जिम्मेदारी का मतलब, आप जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन पर समिति, तो
तो इसका मतलब हुआ कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है और एक वैकल्पिक कोई प्रोटोकॉल का कदम उठाना है अल्टरनेट के आधार पे। तो इसका मतलब एक समिति बन गई वहीं पे। और ये दौर कब चला, तो वो मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ कि वो दौर जो था 1979 का था। और वहाँ पे आपको सेरा भी याद आ जाएगा फिर, है ना। ये तो मैं आपको केवल रिलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जब बताना, अगर मैं नहीं चाहता तो नहीं बताता, कोई बात नहीं, तब भी पॉइंट चल जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको याद दिलवा रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे, पहले अगर आप पढ़ेंगे आने वाले टाइम में तो ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ें यहाँ पर, ये बात इतने वर्ष में हुई थी, ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो रिलेट कर देता है मानवाधिकारों को। समझ रहे हैं? सर वो नहीं कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो समिति कहना यहाँ पे है ना, आप रिलेट करके समिति से पढ़ा रहे हैं ना, तो समिति कहना इधर सही नहीं होगा। कन्वेंशन मतलब एक हस्ताक्षर वाला दस्तावेज होगा जो एक समझौता हुआ था उसके अंडर में, कि महिलाओं पे काम होगा, बच्चों पे काम होगा, हाँ। है ना। अच्छा, आप ये, मैं समझ गया, आप ये जो है कि समिति ना कहकर मैं इसे सम्मेलन कह दूं। जी सर। हाँ, मैं समझ गया। लेकिन मैं, पता है मैं इसको सम्मेलन ना कहकर समिति क्यों कह रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ। मेरे मन में एक विचार ये है कि जब ये संयुक्त राष्ट्र के संधि के ये टोटल निकाय हैं, एक प्रकार से निकाय तो समझी रहेंगे, सब निकाय हैं एक प्रकार, उसके पार्ट है, गोल है। तो संधि निकाय बेसिकली क्या था कि स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक प्रकार की समितियां थी। स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक प्रकार की क्या थी, ये समितियां थी। और वही समितियां जो हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार संधि के क्रियान्वयन की निगरानी की थी। बात को फिर, यस सर, पहले समिति बनी होगी फिर ही तो संधि कर हाँ पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ आपने सही समझा है। मैंने आपसे ये कहा कि भाई विशेषज्ञों की समितियां रही होंगी, तो उन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, तो उनके बीच में ही संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार संधि के पर क्रियान्वयन करने के लिए निगरानी रखी है ये चीजें। तो मैंने इसलिए इसकी यहाँ पे समिति की। आप, मुझे पता चल गया कि आप शायद यहाँ पे किसी समिति बनाई गई होगी, कोई अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष हुआ होगा, कोई सदस्य रहा होगा, तब जाके मैं समझ गया। लेकिन बेसिकली कोई जरूरी ये नहीं है, ट्रेडिशनल शब्द अगर हम यूज करें तो हम समिति का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। एक वो होता है, एक शब्द है ये। फिर भी आप चाहो तो यहाँ पे निकाय कर सकते हो, नो डाउट। आप चाहो तो संधि भी या समिति भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव पार्ट नहीं बन जाएगा। भाव केवल आपको बताना चाहिए कि ये आना चाहिए कि आपने समिति किस आधार पे सोच के यहाँ पे बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यही था कि जब स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति रही होगी कोई इसमें, तो हस्ताक्षर के बीच में ही संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार संधि के लिए क्रियान्वयन के लिए उस पर अनुसरण किया होगा। अनुसरण मतलब एक प्रकार से, अनुश्रवण का मतलब एक प्रकार से निगरानी की होगी। और उस निगरानी के संबंध में उसी संधि के तहत मानवाधिकार को साकार करने के लिए कई एक प्रकार से प्रगति पर, राज्य रिपोर्टों पर विचार किया होगा। और इसी संधि के तहत राज्यों के दायित्व स्थिति के आधिकारिक व्याख्याओं के रूप में हम यहाँ पर टिप्पणी या सिफारिश या समीक्षा या जो भी चीज़ें आती हैं हम उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समिति के बजाय आप टेंशन भी, ठीक है जी। प्रश्न पूछना है। पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए आवाज। हाँ सर, ये जैसे समिति, समझौता और सम्मेलन, जो ये तीनों हैं, तो एक ही रहेंगे कि इनको अलग अलग भी डिफाइन आप कर सकते हैं? समिति, ये तीनों एक ही हैं कि अलग अलग? नहीं देखो, तीनों की बेसिकली अगर हम बात करें, भूमिकाएं अलग अलग हैं। तीनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। समिति हाँ अलग होती है, सम्मेलन अलग होता है, सबकी अलग अलग। देखो समिति में आप लोगों को मालूम होगा कि आप भली भांति तरीके से जानते हैं, उसमें अध्यक्ष वगैरह भी रहते हैं, आपने उपाध्यक्ष वगैरह कई मेंबर भी होते हैं उसमें, वो समिति बनाई जाती है कि नहीं, वो समिति का नाम होता है। लेकिन एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन का मतलब जानते हैं आप लोग हिंदी में? सम्मेलन कहते सर। जी जी, क्या कन्वेंशन को मतलब सम्मेलन को इंग्लिश में कन्वेंशन बोलते हैं। बिल्कुल, आप कन्वेंशन कैसे, देखो कन्वेंशन क्या होता है मैं बताऊं आपको। कन्वेंशन बेसिकली एक प्रकार से समझौता आप कह लो। आप ऐसे कह लीजिए कि दो पक्षों के बीच में हितैषी द्वारा दोनों के पक्षों के बीच का एक समझौता कारी हुआ, जैसे तालमेल, समन्वय, ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है। अब इसमें कोई ये नहीं कि बनाया गया हो कन्वेंशन जिसमें कोई अध्यक्ष रहा हो, पर्टिकुलर एरियाज अलग अलग होते हैं, लेकिन ये भूमिका अलग अलग होती है। समिति की भूमिका अलग, सम्मेलन की भूमिका अलग। ठीक है, कन्वेंशन शब्द का तात्पर्य बेसिकली एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधियों का एक बैठक होती है, उसमें सुझाव वगैरह होता है, वो चीज़ें होती है, वो कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन के लिए कोई वो नहीं ज़रूरी है कि आप एक
बनाइए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पूरी बैठक, और हर आधार पर उस पर जो है अलग अलग डिफाइन किया जाए इस तरीके से। तो वो कन्वेंशन है। कन्वेंशन तो एक प्रकार का सम्मेलन ही है, हम उसे कभी भी कर सकते हैं, आपस में बात विचार विमर्श करके लोगों के साथ, है ना। हम यहाँ पे उनके कार्य दे सकते हैं, भाई आप ये कार्य संभालना, आप ये कार्य संभालना, ये ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेंशन होता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो आप कहो तो मैं इरेज कर दूँ समिति को, लेकिन मेरा विचार ये था कि पहले समिति आई होगी, उस पर हस्ताक्षर हुए होंगे, सब लोग बनाए होंगे, फिर आगे जाके ये चीज़ें बनी। तो इसका मतलब ये नहीं, हाँ ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि वर्ष ये कब कब रिलेट हो रहा है, तो उन वर्षों को आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये वर्ष उस दौर का था, उस समय हमने देखा होगा। जैसे अत्याचार के बारे में बात कर लो, एक पॉइंट आप दिख भी रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने नोट भी किया है, लिखा भी है, अत्याचार के विरुद्ध कन्वेंशन। आपको बता दो 1984 का ये 1984 का एक दौर था जहां अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक सजा के व्यवहार के विरुद्ध कन्वेंशन हुआ था। उसी कन्वेंशन का उद्देश्य जो है दुनिया भर में यातना को रोकना है। इसके लिए राज्यों को अपनी सीमाओं के भीतर अत्याचार को खत्म करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता रही, और यह राज्यों को किसी व्यक्ति को दूसरे देश में भेजने से रोकता है जहां उसे यातना का शिकार होने का खतरा होगा। उस कंडीशन में तो वैकल्पिक प्रोटोकॉल हिरासत के स्थानों के नियमित निरीक्षण के आधार पर एक प्रणाली बनाता है जो इस पे अपनी भूमिका निभाता है ना। तो ये एक भाग है, आप चाहो तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। तो अत्याचार या अन्य क्रूर, अपमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ इसके अंतर्गत भी ध्यान रख सकते हो। कब? 1984 वाला दौर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बाल अधिकारों के बारे में बात करूं तो आपने एक CRC का नाम सुना होगा, प्लीज़ आप ध्यान आ भी रहा होगा, और आपने सन 1989 वाला दौर सुना होगा। तो मैं ये यहाँ पे ये याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1989 में जो बाल सम्मेलन था, जो बाल अधिकारों का कन्वेंशन था, उनमें ये कहा गया था कि बच्चे अन्य सभी लोगों की तरह समान मानवाधिकार के हकदार हैं, और यह बच्चों की विशेष भेद्यता को पहचानते हुए उनके लिए विशेष अधिकार भी बनाता है, जैसे कि अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार होगा, बच्चों को प्रभावित करने वाले निर्णयों को बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर विचार करना होगा। इस तरीके की चीज़ें थी। यहाँ तक कि एक बाल वेश्यावृत्ति और पोर्नोग्राफी पर और दूसरा सशक्त संघर्ष में बच्चों की भागीदारी इत्यादि पर भी बल दिया गया था। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखिए, प्रवासी श्रमिकों पर समिति लिखा हुआ है ना। उम्मीद है कि आप ये भी नाम सुने ही होंगे। अगर मैं आपसे प्रवासी की बात कर रहा हूँ तो सन 1990 का दौर, 1990 का दौर, ये सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रवासी श्रमिकों को उनकी कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना उनके मानवाधिकार की पूर्ण सुरक्षा मिले। ऐसी बात 1990 के दौर में की गई थी प्रवासी श्रमिकों पर समिति को लेकर। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की समिति की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपने सुना होगा 2006 का वर्ष, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 2006 वाला। ये बेसिकली दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन का उद्देश्य था कि दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सभी मानवाधिकारों के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देना, सुरक्षा करना, सुनिश्चित करना, और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पहुंच और गैर भेदभाव का अधिकार शामिल किया गया था 2006 वाले में, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आपसे अगर बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों को एक प्रकार से ये भी कहा गया कि एक पूर्ण भागीदारी पर बल देने को लेकर उनको एक प्रकार से हर जगह समान अवसर मिले और कार्य करने के लिए अपनी जीविका वो स्वयं चला सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इस तरीके के गोल जो है रखे गए थे। तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए जो समिति वगैरह थी वो 2006 वाला आप यहाँ पर अगर मेंशन करेंगे तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट था ये 8 जो मैंने आपको बताया है। हो सकता है परीक्षा में इससे सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहीं से आता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि इनमें से प्रश्न बनाए गए हैं कई बार। अब कोई भी पेपर उठा के देखिए, इन 8 का अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो 8 अगर दिमाग में रखोगे ना तो ज़रूर 2-3 प्रश्न आपको हर पेपर में मिल जाएंगे इन 8 से ही। किसी में किसी का मीनिंग वगैरह मिल जाता है, किसी में उसका वर्स वगैरह मिल जाता है, ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखिए ज़रूर एक इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं
बेसिकली जैसे क्या हुआ कि सार्वभौमिक घोषणा की बुनियादी अधिकारों के लेकर मौलिक स्वतंत्रता की जब पहली विस्तृत अभिव्यक्ति हो रही थी, तो मनुष्य सभी के हकदार होते हैं। तो उस संबंध में एक नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन हुआ था सन 1948 में। बता दूं मैं आपको, नरसंहार जैसे अत्याचारों को दोबारा होने से रोकने के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र द्वारा नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। और कन्वेंशन जो है नरसंहार के अपराध को परिभाषित करता है, और ये वर्ष याद रखिएगा 1948, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद नस्ली भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन पर कन्वेंशन, मैंने हालांकि वहाँ पर नोट करवाया था 1966, आप ये भी मेंशन कर लीजिए, किसी किसी में 1965 भी आ जाता, कहीं कहीं 1966 की भी भूमिका देखने को मिल जाती है। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिशमन, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया भी है 1979। अत्याचार और अन्य क्रूर और अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन अभी भी बताया है 1984, देखिए लिखा हुआ सब। बाल अपराधों पर कन्वेंशन 1989 ये चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए, देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे प्रवासी के लिए, तो मैंने आप लोगों को नोट करवाया है कि 1990 लगेगा, 1990 लगाइएगा। और जब उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लगाइएगा, तो वह आप 1999 लगाइएगा, ये आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक 2006 का जबरन जो है अगवा करने से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, वो 2006 का था, खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों पर जो कन्वेंशन यहाँ पे मैंने नोट किया है 2006, ये इंपॉर्टेंट था, 2006 आप लगा सकते हो। वही दिव्यांग व्यक्तियों के सभी मानवाधिकार के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा दे, सुरक्षा करना, उसको सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और गैर भेदभाव के अधिकार में शामिल कर देना, ये चीज़ें शामिल की गई थी। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको आप UNHRC के नाम से जानते हैं, ने व्यापार और मानवाधिकार और मार्गदर्शन सिद्धांतों को पारित करता है। और इस भूमिका में 2011 का वर्ष आता है। क्या आप लोगों ने नाम सुना ही होगा UNHRC, जानते हैं क्या है? जी सर, सुना है। हाँ, क्या है ये UNHRC, बताइए, पता होना चाहिए। नेशनल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन मानवाधिकार ह्यूमन राइट काउंसिल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ना। तो इस कंडीशन में जो है इसका जो है जिक्र किया जाता है, और ये बात जरूर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ये परिषद है। आपको मैं बता दूं, UNHRC जो है एक संयुक्त राष्ट्र का निकाय है, जिसका मिशन दुनिया भर में ना मानवाधिकार को बढ़ावा देने का काम करता है कि नहीं? क्या काम करता है बताइए एक बार? मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करता है, उसकी ये रक्षा कर। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, यानी जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय बेसिकली माना जाता है, या उस कार्यालय में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? परीक्षा में सवाल बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई है, तो आप जरूर बताइएगा कि 15 मार्च 2006, 15 मार्च 2006 का नाम आप लोग जरूर बताइएगा यहाँ पे, किसकी स्थापना हुई थी। और ये काम क्या था बेसिकली, इसके अंतर्गत ना संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों की जांच करती है ये, और संघ और सभा की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार जैसे विसंगत एक मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करती है ये। यहाँ तक कि LGBT के अधिकारों को भी ये शामिल कर लेती है ना, अल्पसंख्यक अधिकारों की भी बात कर देती है। तो इस तरीके से इस परिषद की भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो प्लीज आप इसे भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं मानवाधिकार की संकल्पना और उसके अर्थ में। देखिए, आप सबको मैंने पहले बता दिया कि अधिकारों के बिना मानव जीवन का सर्वांगीण विकास क्या है? असंभव है, ये बात जानते हैं। बिना अधिकारों के मानव जीवन पशु के तुल्य है। मानव अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए नितांत आवश्यक है। मानवाधिकारों की भावना विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ भी रहे होंगे कि मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, अधिकार के बिना असंभव है।
अगर अधिकार होंगे तो सही तरीके से सर्वांगीण विकास मनुष्यों का आप आसानी से इजीली सरल में तरीके से कर सकते हैं। बिना अधिकार के बताइए मानव का जीवन पशु के समान ही होगा, है ना। जो अगर अधिकार, कानून, नियम, रेगुलेशंस, मानदंड नहीं बनाए होंगे तो सिंपल सी बात है पशुवत व्यवहार करेगा मनुष्य, पशु जैसा व्यवहार करेगा। तो मानव अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके व्यक्तित्व विकास के लिए नितांत आवश्यक बन जाता है। और मानवाधिकार की भावना कैसी होनी चाहिए? विश्व बंधुत्व यानी भाईचारा की भावना होनी चाहिए, वी फीलिंग होनी चाहिए, उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। इस तरीके की भावनाएं जो है उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और इसी भावना के आधार पर यह माना जाता है कि विश्व के सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधुत्व हैं और सभी को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। राज्य का भी यह प्रयास रहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास यानी सामाजिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, नैतिक इत्यादि जितने भी मनोसामाजिक पक्ष होते हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास किया जाए। अतः वह व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है और राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाएं को नाम के अधिकार पर है, या आप ऐसा करिए दी जाने वाली सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर सुविधा दे रहे हो तो वही अधिकार है, ऐसा एक बात कहा गया। वास्तव में मानव अधिकार सामान्य शब्द है और इसके अंतर्गत सिविल और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। अतः यह कहा जा सकता है कि मानव अधिकार का विचार मानवीय गरिमा से संबंधित है। मैंने शुरुआत में एक परिभाषा आपको बता दिया था, 4 पिलर याद है? एक तो गरिमा था, दूसरा क्या शब्द था प्लीज बताइए, मैंने बताया फिर समानता था, बंधुता था, गरिमा था, स्वतंत्रता था और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता था और बंधुत्व था, है ना। तो ये 3 भाईचारा, ये 4 हो गया। वही बंधुत्व का मतलब भाईचारा होता है और एक था गरिमा। तो ये कुल 4 पिलर है, ये याद रखिएगा। परीक्षा में आता है, कहता है कौन सा नहीं है। तो कहा यही ना कि मानव अधिकार का विचार मानवीय गरिमा से संबंधित है। अतः उन सभी अधिकारों को मानवाधिकार कहा जा सकता है जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, आसान शब्दों में है, आप इजिली इसको ध्यान में भी रख सकते हो। मानव जाति के लिए मानवाधिकार जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण मानवाधिकार को कभी कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, जिसको बेसिक राइट बोलते हो, इसको आधार, बेसिक का मतलब आधारभूत होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकार भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो मानव जाति के जो मानवाधिकार हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण मानवाधिकार को कभी कभी ना हम उससे प्राकृतिक अधिकार भी कह सकते हैं, हम उससे मतलब कॉन्सेप्ट के आधार पे हम उससे जन्म का आधार भी बोल सकते हैं, अधिकार बोल सकते हैं, अंतर्निहित अधिकार बोल सकते हैं, मूल अधिकार बोल सकते हैं, आधारभूत अधिकार बोल सकते हैं, कई नाम है, आप ऐसा कर सकते हो। समानार्थी शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद मानवीय गरिमा और उसके सम्मान को मान्यता देना आज की अंतर्राष्ट्रीय विधि की एक महानतम उपलब्धि है। मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त है, राज्यों की व्यक्तियों के संरक्षण के रूप में नहीं सौंपा जा सकता है। और यह धारणा स्पष्ट रूप से विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाए गए अभिसमयन मतलब कन्वेंशन से स्पष्ट हो जाती है, जिन्हें 65 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संगठन के तत्वाधान में अंगीकृत किया गया। ठीक है, उसके बाद अब आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग। कल मैं इसके हिस्ट्री पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा और ऐतिहासिक संदर्भ में, है ना, और इसके आगे फिर मैं कल आप लोगों से चर्चा करूँगा। ठीक है जी सर। सर इसका श्रेणी के बारे में भी, वो जनरेशन थी ना जो 3 पीढ़ी, इसके बारे में भी बता दीजिएगा। पीडीएफ में है, पीडीएफ में है, जी सर, पूरा डिटेल है। तो अभी आधे घंटे बाद आप लोग फिर ज्वाइन होइएगा, जाइएगा मत। सर आपने वो परसों पढ़ाए थे प्रौद्योगिकी, उसका पीडीएफ नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। अगर नहीं मिला है प्रौद्योगिकी तो अभी पीडीएफ चला जाएगा, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है कर दीजिए, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा क्लास समाप्त होने के बाद उसकी पीडीएफ भी। ठीक है ना सर, आधे घंटे बाद कौन सी क्लास चलेगी? आपकी प्रैक्टिस होगी सोशल वर्क की, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस DT+B की। ठीक है, ओके सर।